Assalamu alaikum students. This is Zaid, lecturer in chemistry, इस्लामिया कॉलेज पिशावर। ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज में आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7। आज का जो लेक्चर होगा ये चैप्टर नंबर 7 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसका पहला लेक्चर होगा। ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है और बाकी चैप्टर्स की तरह जो एक्सेलरेटेड स्मार्ट सिलेबस है उसमें भी इस चैप्टर को काफ़ी श्रिंक किया हुआ है और हम वही स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपके लिए मैं ये बात कहता चलूँ कि बोर्ड से हमने ये बात मतलब पूछा है वहाँ से ये कि जो हम एक्सेलरेटेड स्मार्ट सिलेबस है क्या वाकई मतलब हम इसी को फॉलो करेंगे। तो वहाँ से जी हमें बताया गया कि बिल्कुल आपने यही फॉलो करना है और उम्मीद है जो आपके मतलब एनुअल एग्जाम होगा और उसके बाद जो ईटा वगैरह होगा उसमें भी यही सिलेबस फॉलो होगा। तो हम स्ट्रिक्टली स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। अच्छा, स्मार्ट सिलेबस में जो इस चैप्टर में कोर्स है वो आपको नजर आ रहा है। इसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, फिर उसके बाद जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर एक और टॉपिक होगा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से उनके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। देन फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो टॉपिक यहाँ से जो है ना वो एक्सक्लूड किए हुए इस चैप्टर से। इसमें दो और भी टॉपिक है, अगर आप लोग अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख लें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। सो वो चूंकि इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है, सो मतलब वो आप लोग के एग्जाम में ईटा वगैरह में नहीं आएगा, तो हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट सिलेबस है आपको नजर आ रहा है, यही टॉपिक आप लोगों ने कवर करने हैं और यही आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है जी, तो चलिए जी बढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है ये आप लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले जरा डिस्कस करते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस है मैट्रिक वगैरह उसमें ये पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं, द रिएक्शन दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्ट टू रीफॉर्म द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी वो रिएक्शंस दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन, इसका मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट्स हमने लिए वो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो सारे प्रोडक्ट तो नहीं, बट उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अगेन वापस आपस में रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बनाना शुरू कर लेता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन में लिखा है कि द रिएक्शन दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमने रिएक्टेंट लिए, लेट सपोज हमने जितने रिएक्टेंट लिए उनका कंबाइंड मास और बिल्कुल स्टाइकोमेट्रिक रेशो के साथ है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है, और चले उस रिएक्टेंट का कंबाइंड मास 50 ग्राम है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 50 ग्राम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो 50 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन वो उस वक्त होगा जब ये रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। एक स्टेज तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सो द रिएक्शन में फिर रिपीट कर रहा हूं, दैट डू नॉट गो टू कंप्लीशन, मतलब जिसमें सारे रिएक्टेंट इवन अगर हमने उनको स्टाइकोमेट्रिक रेशो के साथ ही क्यों ना लिया हो, सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। एंड द प्रोडक्ट फॉर्म रिएक्ट टू रीफॉर्म द रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस में फिर रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना रहे हैं। बट कीप इन माइंड, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि जितना प्रोडक्ट बन रहा है वो दोबारा 100% रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से कुछ प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे साथ बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं बनोगे, नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन चुका होगा। इसका मतलब है कि सर्टेन लेवल तक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बना है। ऑल्दो वो प्रोडक्ट स्टाइकोमेट्रिक जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है उससे काफी हद तक कम होगा, जो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है कि रिवर्सिबिलिटी की वजह से अक्सर हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से काफी कम आता है।
अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो नॉर्मली जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम डबल हेडेड एरो वन साइडेड उससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको हम टू अपोजिटली पॉइंटेड हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये दो अपोजिटली पॉइंटेड हाफ हेडेड एरोज नजर आएंगे तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन असल में रिवर्सिबल होता है। और जो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होता उसको हम बेसिकली वन साइडेड एरो जो कि डबल हेडेड होता, फुल हेडेड होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करूं सो इस तरह का एरो होता है उसका, ठीक है, वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान नजर आएगा। ये बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, सम एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आप लोगों को बहुत सारे हैं क्योंकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इस वजह से आप लोग कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं कि SO2 की ऑक्सीडेशन है टू SO3, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड हम बना रहे हैं किस तरह से, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करके, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम SO2 लेते हैं कुछ अमाउंट और O2 लेते हैं कुछ अमाउंट, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक सर्टेन लेवल तक SO3 बनेगा, और क्योंकि SO3 जो बन रहा है उसमें से कुछ फिर वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसमें हमारे पास जो SO3 का अमाउंट मौजूद होगा जो कि एक्चुअल यील्ड हम कह सकते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड से काफी कम होगा। सिमिलरली H2 और I2 रिएक्ट करके, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं गैसियस स्टेट में। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है जी, इसका मतलब है गैसियस स्टेट। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अच्छा, तो ये तो जस्ट आप लोगों को रिकॉल करना था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। तो चले जी, नाउ आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का वो स्टेट है कि व्हेन द टू अपोजिंग रिएक्शन, यहाँ पर अपोजिंग रिएक्शन से मुराद है फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, occurs at the same rate and the concentration of reactants and products do not change with time। देखिए, इनिशियली जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर लेते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट भी रिएक्टेंट में वापस रिवर्स रिएक्शन के जरिए कन्वर्ट हो रहा है। बट इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड होगा, जो रेट होगा वो ज्यादा होगा, और रिवर्स का जो स्पीड होगा या रेट होगा वो कम होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट ज्यादा होता जाएगा तो फॉरवर्ड का स्पीड भी कम होता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन का स्पीड यानी रेट भी ज्यादा होता जाएगा, और एक टाइम ऐसे पहुंच जाएगा कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा या जो स्पीड होगा वो बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद कोई चेंज नहीं आएगा। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं कि नाउ ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। अच्छा, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन विद इक्वल रेट, जिस तरह अभी मैंने बता दिया। Under these conditions, no appreciable change is detected in the concentration of reactant and product, and it appears that the reaction comes to rest। यानी हमें तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन बस स्टॉप हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें कंसंट्रेशन में, यानी अगर हम कुछ टाइम के बाद रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए और चंद मिनट बाद हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करें तो हमारे पास वही कंसंट्रेशन होगी जो 4-5 मिनट पहले थी। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आ रहा, तो हमें ऐसे लगेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, स्टॉप हो गया है। बट रियल में ऐसा नहीं होता। ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी स्टिल हो रहा है, रिवर्स में भी स्टिल हो रहा है, लेकिन दोनों का रेट बराबर होने की वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मजीद चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। However, in reality, both the forward and reverse reaction are, जो अभी मैंने बता दिया, with equal rates all time. Such equilibrium is called a dynamic equilibrium. So ये जो chemical equilibrium होता है ये dynamic होता है। क्यों? क्योंकि equilibrium पर forward process भी हो रहा है, reverse process भी हो रहा है। एक्सप्लेनेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो चले हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं कि आर गिविंग पी, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स को, जो कि एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और प्रोडक्ट पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, जो कि एक प्रोडक्ट भी हो सकता है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं।
ये एक जनरल सा रिएक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कोई भी हो सकता है। सो लाओ ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, लेट ये हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, दोनों की, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं टाइम। सो लेट मैंने रिएक्शन शुरू किया रिएक्टेंट से, यानी मतलब मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिया और चले रिएक्टेंट की इतनी कंसंट्रेशन थी, जो भी हो 2 मोलर 10 मोलर 5 मोलर जो भी हो, इतनी कंसंट्रेशन थी, और प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली 0 थी। सो जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, हमारे पास इनिशियली तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा होगा, रिवर्स का कम होगा। देखिए ये जो एरोज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो एक एरो का लेंथ ज्यादा है जो कि फॉरवर्ड, यानी मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका लेंथ ज्यादा है, जो कि सिर्फ ये बात शो करने की कोशिश हो रही है कि फॉरवर्ड का रेट ज्यादा है। और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो एरो है उसको थोड़ा शार्ट ड्रा किया हुआ है, जो कि आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा वो इनिशियली अभी कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, देखें ये ग्राफ नीचे आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता से कम हो रही है टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ओवरऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। लेकिन चूंकि फिलहाल दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। चले इस टाइम के बाद, या ये लाइन यहां से अगर आप देख ले दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, चले जाखिर हम यहां से जूम कर लेते हैं कि लेट इस टाइम के बाद अब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन का जो प्लॉट है वो बिल्कुल हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट का भी। इसका मतलब है कि अब टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि इतनी है, अगर हम यहाँ पर इसको मिला सकें, चले मैं इसको लाइन के साथ पिन के साथ यहाँ पे मिला लेता हूँ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला लूं, मतलब इतनी है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जी कितनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तकरीबन अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे मिला लूं, इतनी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सॉरी इतनी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सो अब टाइम गुजर रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि देखें इस टाइम पर भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, फिर इस टाइम पर भी और ज्यादा इतनी है, फिर इस टाइम पर भी इतनी है, सिमिलरली प्रोडक्ट की भी उतनी कांस्टेंट रह रही है। इसका मतलब है कि अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट आपस में बराबर हो गया है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद चेंज नहीं आ रहा। सो हम कह सकते हैं कि नाउ ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज क्या है। सो नंबर 1, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन क्लोज वेसल ओनली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम उस वक्त अचीव हो सकता है जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप न करे। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्मॉल अमाउंट में, अगर इवन बहुत स्मॉल अमाउंट में भी कंटिन्यूअसली रिएक्शन मिक्सचर से भाग रहा है वेपर की शक्ल में या किसी और शक्ल में, तो यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब हो रहा है जब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर हम क्लोज वेसल में ले लेंगे तो फिर वहां पर रिएक्शन मिक्सचर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमूव नहीं होगा, और इस तरह से एक स्टेज ऐसे आ जाएगा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद चेंज नहीं आएगा, सो मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शंस आर आइडेंटिकल। यस, केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ईटा में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, कि कौन सी इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी या फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा नहीं है, जिससे ईटा में क्वेश्चन आया भी है, जो कि आपको आगे स्लाइड्स में नजर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यस, लाइक अगर प्रीवियस एग्जांपल में आर रिएक्टेंट और पी प्रोडक्ट, तो अगर मैं सिर्फ रिएक्टेंट लूं और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए तो भी कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट लूं जो पी है, और मैं वही कंडीशंस जो इस रिएक्शन के लिए चाहिए वो उसको प्रोवाइड करूं, तो फिर पी से आर बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, और कुछ टाइम के बाद अगेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो है ना दोनों साइड से अचीव हो सकता है। हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है, यानी मतलब अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल को देख लें, वहां पर ले जाओ, आर हम ले लें तो आर से पी बन रहा है तो भी कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। लेकिन अगर आर की बजाय हम पी ले लें
तो हमारे पास P से फिर R बनना शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट दोनों साइड से HU हो सकता है। कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली बट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ये असल में इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, जो कि कांस्टेंट होती है, उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सो कैटलिस्ट अगर हम एक रिएक्शन कैटलिस्ट के एब्सेंस में करते हैं और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, कैटलिस्ट से मुराद पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट को बढ़ाता है, क्योंकि कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट को कम करता है। तो चलो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। सो अगर कैटलिस्ट के एब्सेंस में करेंगे तो इक्विलिब्रियम अचीव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट कम होगा, फॉरवर्ड का भी रिवर्स का भी। लेकिन अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड का नहीं, रिवर्स का भी रेट बढ़ा देगा और बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सेम ली थी दोनों केसेस में, एक दफा मैंने कैटलिस्ट लिया है, एक दफा मैंने कैटलिस्ट नहीं लिया, बाकी सारी कंडीशंस भी सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग सेम है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी सेम ली हमने, तो ठीक है, कैटलिस्ट के एब्सेंस में जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वो बहुत टाइम के बाद होगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो बड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो दोनों केसेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस होंगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। The state of equilibrium is maintained as long as concentration, temperature, pressure are not changed. यानी जब तक हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की या टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज नहीं किया, हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। However, the state of equilibrium changes by changing the above condition, जो कि हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। जो अभी आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस देखा उसमें लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तो दो तरह का होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसको हम कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो सेम फेज में यानी सेम स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसेज हैं, तो ये एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। देखिए इसमें लिक्विड्स हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक फेज में ना हो। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो देख लें अब एक मतलब कुछ कंपोनेंट्स सॉलिड स्टेट में है और कुछ कंपोनेंट्स गैसियस स्टेट में है, तो ये बेसिकली एक हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। बट सिंपल, जब मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक फेज में हो तो हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, और अगर डिफरेंट में हो तो फिर हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। अच्छा, नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ये पूरा चैप्टर बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस्ड है, जो कि चले जरा इस लॉ की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो कि अभी इस फर्स्ट लेक्चर में कवर होगा। बाकी जो लॉ काफी लेंथी है तो कुछ पार्ट इसका फिर सेकंड लेक्चर में, जो कि कंटिन्यूएशन में होगा, वो कवर होगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था। और ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ का स्टेटमेंट जरा देखते हैं। सो ये लॉ कहता है कि मैं इस लॉ के स्टेटमेंट को दो पार्ट में तकसीम करता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देख ले, पहला पार्ट यहां से लेकर यहां तक है, यहां तक, और फिर उसके बाद आगे ये दूसरी बात का आ रहा है जो कि उसी बात की कंटिन्यूएशन में आगे का आ रहा है। सो चले, ये ला क्या कहते हैं, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये एक्टिव मास क्या चीज है ये अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई एक सब्सटेंस, यहाँ पर सब्सटेंस से मुराद है रिएक्टेंट, वो जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ पार्टिसिपेट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ जी, उसके एक्टिव मास के साथ। यानी किसी भी रिएक्टेंट का एक्टिव मास रिएक्शन मिक्सचर में जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रेट के साथ या ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और अगर कम होगा तो फिर कम रेट के साथ पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी। अब रिएक्शन में तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। चले, अगर एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट ए है और एक बी है, मैं खुद से कह देता हूं। तो ए जिस रेट के साथ पार्टिसिपेट करेगा
वो ए के एक्टिव मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा, और बी जिस रेट के साथ पार्टिसिपेट करेगा वो बी के एक्टिव मास के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। तो फिर पूरे रिएक्शन का जो रेट होगा एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अब मतलब पूरे रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यहां पर प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होंगे अगर हम उनके एक्टिव मास को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेट होगा उस रिएक्शन का वो उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेट होगा, यानी प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मतलब में आगे एग्जांपल भी आ रहा है लेकिन फिलहाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट सपोज एक रिएक्टेंट है, उसका एक्टिव मास ए है, उसका एक्टिव मास है 2, दूसरा रिएक्टेंट बी है, उसका एक्टिव मास है 2, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी मतलब चले 4 होगा। सो अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया और बी की कंसंट्रेशन को भी 3 गुना बढ़ा दिया तो 3 3s आर 9, इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसका मतलब हो गया कि रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा, यानी सॉरी एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होगा। हम एक्टिव मासेस जितने गुना बढ़ाएंगे रेट उनके प्रोडक्ट के साथ इंक्रीज होगा। अच्छा, ये एक्टिव मास क्या चीज है, तो बजाहिर तो एक्टिव मास लिखा है तो आप लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये रिएक्टेंट का मास होता है, हम इसको मास की यूनिट यानी ग्राम वगैरह में रिप्रेजेंट करेंगे, बट रियल में ऐसा नहीं है। एक्टिव मास जिसको हम एक्टिव कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं और इनको इवन एक्टिविटी भी कहा जा सकता है, एक्टिविटी ऑफ अ रिएक्टेंट या एक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन होता है, मतलब ये मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मोल और वॉल्यूम का रेशो होता है। सो इट इज द मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच इज रिएक्टिव विद इन द वॉल्यूम इन विच द रिएक्शन इज अकरिंग, यानी मैंने एक गिवन वॉल्यूम के अंदर, चले एक फ्लास्क के अंदर दो गैसेस के दरमियान रिएक्शन हो रहा है ए और बी और उस फ्लास्क का वॉल्यूम है 1 लीटर, तो उस 1 लीटर के अंदर ए के कितने मोल और बी के कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मतलब एक्टिव हैं, तो वो मोल्स और उसको जब मैं वॉल्यूम पर डिवाइड कर दूं तो उस रेशो को मैं एक्टिव मास कहूंगा। ठीक है जी, तो बेसिकली गिवन वॉल्यूम के अंदर किसी भी रिएक्टेंट के कितने मोल्स एक्टिव हैं यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी रेट को इफेक्ट कर रहे हैं, वो मोल्स डिवाइड बाय दैट वॉल्यूम, जब मैं उस वॉल्यूम पर उसको डिवाइड कर दूं तो उससे जो रेशो आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मास या एक्टिव कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। सो इट इज द रिएक्टिव, देखें यहां पर इट इज द रिएक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट which are taken in मोल पर dm क्यूब, इसका यूनिट हम मोल पर dm क्यूब लेते हैं और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को, नॉर्मली किसी भी रिएक्टेंट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका सिंबल लिख लेते हैं या फार्मूला लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि एक्टिव मास ऑफ ए हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए लिखा है, या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करके सी और उसके साथ स्क्रिप्ट में ए लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया एक्टिव मास या एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ए, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब एक्टिव मास का जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब, तो यह यूनिट तो मोलर कंसंट्रेशन का भी है जिसको हम मोलरिटी भी कह सकते हैं। तो क्या एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन ही होता है क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम है? यस, इन डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे पास नॉर्मली जितना मोलर कंसंट्रेशन होता है बस उतना ही एक्टिव मास होता है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन तो टोटल मोल्स और वॉल्यूम का रेशो है, बट एक्टिव मास एक्चुअली गिवन मोल्स में से जितने मोल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो रेट को इफेक्ट कर रहे हैं उन मोल्स और वॉल्यूम का रेशो एक्टिव मास कहलाया जाता है। तो जब सोल्यूशन डाइल्यूट हो यानी उसकी मोलर कंसंट्रेशन कम हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन एक रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, तो इसका मतलब है कि डाइल्यूट है, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो तकरीबन ये सारे के सारे मोल्स इसके रिएक्टिव होते हैं, तो इसका एक्टिव मास भी 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ही तकरीबन होगा। लेकिन जब हम तो इस यहाँ पर लिखा है, ये बुक में भी लिखा है कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द एक्टिव मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। बुक में ये सेंटेंस इस तरह से लिखा है कि बाय द टर्म एक्टिव मास वी मींस मोलर कंसंट्रेशन इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बात बिल्कुल सही है
क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में जितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी वो एक्टिव मास के बराबर होगा। लेकिन अगर लेट सपोज एक डीएम क्यूब के अंदर एक रिएक्टेंट के 5 मोल मौजूद है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी 5 मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 5 के 5 मोल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रिएक्शन में सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी रेट को सिर्फ वही मॉलिक्यूल इफेक्ट करते हैं जो कोलाइड हो रहे दूसरे रिएक्टेंट के साथ इन यूनिट टाइम, क्योंकि रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो अगर यूनिट टाइम में जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो मतलब वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कोलाइड नहीं हो रहे रिएक्शन में तो वो इनएक्टिव होंगे। तो इस वजह से अब टोटल कंसंट्रेशन तो 5 मोल पर लीटर है, क्योंकि 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब के अंदर 5 मोल मौजूद है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये 5 मोल में जितने मॉलिक्यूल होंगे ये सारे के सारे एक्टिव होंगे। तो नाउ चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसमें से कुछ इनएक्टिव मोल्स भी आ जाएंगे। इस वजह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो मोलर कंसंट्रेशन होती है हम नॉर्मली एक्टिव मास उसके बराबर नहीं लेते, एक्टिव मास रियल में उससे थोड़ा सा कम होता है। तो कंक्लूजन ये हो गया कि मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली मोल्स और वॉल्यूम का रेशो है, लेकिन एक्टिव मास बेसिकली रिएक्टिव मोल्स और वॉल्यूम का रेशो है। डाइल्यूट सोल्यूशन में जितने मोल्स हमने रिएक्टेंट के लिए हुए होते हैं तो जितनी मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सारा का सारा तकरीबन एक्टिव होता है, तो वो एक्टिव मास के बराबर होता है। बट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में चूंकि हमने ज्यादा मोल लिया तो उसमें से अक्सर कुछ इनएक्टिव होता है, इस वजह से जो एक्टिव मास होता है वो रियल में मोलर कंसंट्रेशन से कम होता है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ चले एक्सप्लेनेशन इसकी। सो लेट हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक रिएक्शन है ए और ये इक्विलिब्रियम पर है, जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा दूसरा रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। सो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर हम मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो इससे मुराद एक्टिव मास ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी, जो कि स्टेटमेंट में लिखा था अगर आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर ये लिखा है and the rate of chemical reaction is proportional to the product of active masses of all reacting substances। ठीक है जी। सो चले हम कंसिडर कर लेते हैं कि according to law of mass action the rate of forward reaction is proportional to the product of molar concentration in active masses of A and B। तो मैंने इस तरह लिख लिया कि rate of forward reaction is directly proportional to A and B where A is the active mass, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है एक्टिव मास ऑफ ए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो बी लिखा है इट मींस एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बी। नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगा लेते हैं। कांस्टेंट क्या है? केएफ। केएफ का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हो गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो एक्टिव मास ऑफ ए और बी के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा वो तो सी और डी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए सी और डी हमारे रिएक्टेंट कंसिडर होंगे। तो यही लॉ ऑफ मास एक्शन हम रिवर्स रिएक्शन की लिखते हैं। सो सिंस सी एंड डी आर द रिएक्टेंट्स फॉर द रिवर्स रिएक्शन, सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of reverse reaction is directly proportional to the product of active mass of C and active mass of D। या फिर उसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के आर ये सी एंड डी हो गया, वी आर के आर रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिवर्स रिएक्शन के सॉरी रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। नाउ चले अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होगा ये आपस में बराबर होगा। नाउ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट की वैल्यू कितनी है जी? इतनी है कि एफ इंटू ए इंटू बी इसकी बराबर होगी, और रिवर्स रिएक्शन के रेट की वैल्यू इतनी होगी। इसका मतलब है कि ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो चलें, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इसके बराबर है और रिवर्स रिएक्शन का रेट इसके बराबर है। यहां हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। सो हमारे पास आ जाता है
ठीक है, ये के आर इधर आ जाएगा, ए और बी इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये रेशो हमारे पास आ गया। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ये सी एंड डी, ये प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा प्रोडक्ट से मुराद है रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, जबकि डिनोमिनेटर में जो मौजूद है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और इस रेशो को हम क्या कहते हैं, के सी। के सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सी यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को। सो के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द सबस्क्रिप्ट सी रिप्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन। सो इस वजह से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। This equation is known as equilibrium constant expression या simply equilibrium law, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो हमने स्मार्ट सिलेबस के कंटेंट में आपको दिखा उसमें लिखा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो ये वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हो गया जो किसी भी रिएक्शन के लिए आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टॉप पे लिखनी होगी और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में लिखनी होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा, नाउ फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन, अभी ये जो रिएक्शन मैंने जनरलाइज दिया था तो उसमें से ए बी सी डी के जो कोफिशिएंट थे वो 1 1 थे। जरूरी तो नहीं कि हर रिएक्शन में कोफिशिएंट 1 1, तो चले रिएक्टेंट ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए हो गया जो कि रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, बी का कोफिशिएंट ये हो गया, सी का ये हो गया, डी का, तो फिर ये कोफिशिएंट किधर लिखने पड़ेंगे। सो ए बी सी डी रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो फिर ये कोफिशिएंट आपने बेसिकली पावर के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, ये पावर के अंदर कैसे चले गए, बेसिकली वो लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो अगर यहाँ पर 2a होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ ए हो जाएगा ना, तो ए से स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो 2 हमने पावर में लिखना होगा। तो जब भी आप लोगों को कोई रिएक्शन गिवन हो उसमें से बैलेंस है या अगर बैलेंस नहीं है तो आप उसको पहले बैलेंस कर दें और वो इक्विलिब्रियम पर है लेट, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रोडक्ट को ऊपर लिखना होगा और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको आपने उनकी कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस के पावर की शक्ल में लिखना होगा और रिएक्टेंट्स को डिनोमिनेटर में लिखना होगा और हर रिएक्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपने उनके पावर की शक्ल में लिखना होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये पावर में कैसे चला गया। चले मैं फिर एक दफा आपको बता दूं कि लेट यहां पर ए का कोफिशिएंट 2 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। तो यहाँ पर एक्टिव मास 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा। जब आप इसको लॉ ऑफ मास एक्शन में पुट करेंगे तो a इंटू ए से स्क्वायर बन जाएगा, तो इस वजह से बस वो पावर में ही हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो के सी है तो ये तो हम उस वक्त इसको के सी कहेंगे, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी उस वक्त कहा जाएगा जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लें। अगर हम इस इक्वेशन में मोलर कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर ले लें, क्योंकि अगर लेट ये गैसियस इक्विलिब्रियम है जिसमें ए बी सी डी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे गैसेस हैं, तो नॉर्मली गैसेस की जो अमाउंट होता है उसको हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर पार्शियल प्रेशर अगर मैं यहाँ पर सी का पार्शियल प्रेशर डी का पार्शियल प्रेशर पुट करूं तो फिर मैं उसको कैसी निकला पी ए, यहाँ पर सी और स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सी। अगर मैं इसकी जगह पी सी लिख दूं इसका मतलब होगा फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अब पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन तो जरूरी नहीं के बराबर हो, क्योंकि कंसंट्रेशन तो मोल और वॉल्यूम का रेशो है, जबकि पार्शियल प्रेशर आपको पता है कि किसी भी मिक्सचर के अंदर एक गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसका पार्शियल प्रेशर कहला जाता है। पार्शियल प्रेशर को हम एटीएम, जबकि मोलर कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में, तो वैल्यूज तो फिर मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी इक्विलिब्रियम पर ए बी सी डी की जितनी कंसंट्रेशन होंगी यानी ये वैल्यूज होंगी, पार्शियल प्रेशर यानी पी ए पी बी पी सी पी डी की जरूरी नहीं कि ये वैल्यूज ही हो। तो अगर हम इस इक्वेशन में पार्शियल प्रेशर पुट कर दें तो फिर इस रेशो को मैं के सी नहीं कह सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये रेशो फिर के सी के बराबर हो, तो फिर उसको हम के पी कहते हैं। सो ये वैल्यू फिर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसमें से जो पी है ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रेशो लेते हैं तो इसको के सी कहेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स
ऑफ प्रोडक्ट और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ये रेशियो लेते हो तो फिर इसको हम केपी कहेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बट कीप इन माइंड कि यहां पर आप जो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में, उनका दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगा और रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में, तो वही कोफिशिएंट अगेन आपने पावर की शक्ल में लिखने होंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको रेड कलर से भी लिखा है ताकि आपको बड़ा क्लियर हो। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया केसी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और ये दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, इफ द कंसंट्रेशन, अच्छा अगर हम इसको मोल फ्रिक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर इसको हम के एक्स कहेंगे, यानी यहां पर हम प्रोडक्ट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू टॉप में ले लें, मतलब न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर में, तो इस रेशो के ऊपर ना मैं के पी कह सकता हूं ना के सी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ये कंसंट्रेशन से भी न्यूमेरिकली मुख्तलिफ होगी और पार्शियल प्रेशर से भी मुख्तलिफ होगी। मोल फ्रैक्शन का यूनिट भी नहीं होता। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये बेसिकली यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं नीचे दिया भी है, मोल फ्रैक्शन बेसिकली ये रेशो है, सॉरी यहाँ पर ये रेशो लिखे, ये रेशो है एक सब्सटेंस के मोल्स का और टोटल मोल्स का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का, तो उस मिक्सचर में ए के कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल मोल, यानी दोनों मोल्स का सम, ये ए का मोल फ्रैक्शन कहलाया जाता है। और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी के कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यानी ए और बी का सम। तो ये रेशो तो जरूरी नहीं कि इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर के बराबर हो। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को लगाते हैं तो फिर हम इसको के एक्स कहेंगे। एक्स यहां पर रिप्रेजेंट करता है मोल फ्रैक्शन को, तो के एक्स का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली ये थर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम यहां पर मोल्स की वैल्यू ले लेके इक्विलिब्रियम पर सी के कितने मोल्स हैं, डी के कितने मोल्स हैं, ए के कितने मोल्स हैं, बी के कितने मोल्स हैं, वो लगा लें, तो फिर इस रेशो को मैं के एन कहूंगा, जिसमें से एन जो सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स को। तो के एन का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल। तो इसका मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, के पी, के सी, के एक्स और के एन। डिपेंड करता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन में कौन कौन सी मतलब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं तो केसी कहा जाएगा। अगर हम पार्शियल प्रेशर्स पुट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर जरूरी है कि वो गैसेस हो, तो फिर इसको केपी कहा जाएगा उस रेशो को। अगर हम मोल फ्रैक्शंस का रेशो लेते हैं तो फिर इसको के एक्स कहा जाएगा। और अगर हम मोल्स लगाते हैं, मोल्स की वैल्यूज, तो फिर इसको के एन कहा जाएगा। अब क्या एक ही रिएक्शन के लिए ये चारों वैल्यू सेम आएंगी या मुख्तलिफ आएंगी? तो सेम भी आ सकती है, मुख्तलिफ भी आ सकती है, जो कि हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के अंदर। बट यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि के पी, के सी, के एक्स, के एन, इसमें से कौन कौन से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वैल्यू लगाई जाएंगी, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम में सॉलिड भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट का जो स्टेट होगा लिक्विड में भी हो सकता है, सोल्यूशन की शक्ल में भी हो सकता है और गैसेस की शक्ल में भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं, के पी में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है के पी, चले हम के पी से शुरू कर लेते हैं। पहले के पी में चूंकि पार्शियल प्रेशर पुट करने होंगे तो पार्शियल प्रेशर सिर्फ आपने गैसेस के ही पुट करने होंगे। यानी जब आपको रिएक्शन दिया हुआ हो इस तरह का बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा होगा जिसमें जी होगा। अगर जी होगा तो इसका मतलब है ये गैस, तो आपने सिर्फ उस गैसेस की वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी, क्योंकि लाजमी बात है सॉलिड, लिक्विड वगैरह का तो पार्शियल प्रेशर नहीं होता, तो वो आपने एक्सक्लूड करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट इस रिएक्शन में ए गैस है, सी भी गैस है, डी भी गैस है और बी गैस नहीं है, चले बी सॉलिड है या कुछ और है, तो फिर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर ये बी मौजूद नहीं होगा, पार्शियल बी प्रेशर ऑफ बी का टर्म मौजूद नहीं होगा, क्योंकि बी सॉलिड और सॉलिड का पार्शियल प्रेशर नहीं होता, तो वो आपने एक्सक्लूड कर देना होगा। सिमिलरली जो के सी है और के एक्स, के एन वगैरह है, इनमें भी आपने प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को नहीं कंसिडर करना होगा। जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ
एल लिखाओ मतलब प्योर लिक्विड स्टेट है इसका, या एस लिखाओ यानी सॉलिड स्टेट है इसका, तो वो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखना होगा, उनको आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे, सिर्फ गैसेस कंसिडर करेंगे। और जब जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सोल्यूशन की शक्ल में हो, ठीक है, लाइक एक्वस सोल्यूशन ए क्यों लिखा है, तो फिर आप उसकी कंसंट्रेशन को कंसिडर कर सकते हैं। ये समझना थोड़ा आप लोग के लिए मुश्किल होगा इस ऑनलाइन, लेकिन आप लोग अपने टीचर के साथ भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि हम यहाँ पर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को चले केसी में क्यों कंसिडर नहीं करते। बेसिकली प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, अगर वो सॉलिड आप स्मॉल अमाउंट में ले या लार्ज अमाउंट में ले, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन मोल और वॉल्यूम का रेशो है। तो अगर एक सॉलिड में स्मॉल अमाउंट में लेता हूं तो इसके मोल्स भी कम है और तो लाजमी बात है वॉल्यूम भी कम है, और वही सॉलिड अब मैं ज्यादा ले लेता हूं तो उसके मोल्स भी बढ़ गए और वॉल्यूम भी बढ़ गया, लेकिन मोल्स और वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो कांस्टेंट आएगा। तो इस क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कंसंट्रेशन, सिमिलरली लिक्विड का भी होगा। अगर आप एक ड्रॉप वाटर लेते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कम है तो उसमें मोल्स भी कम है, और अगर आप एक ग्लास वाटर का लेते हैं तो वाटर का वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली मोल भी ज्यादा हो गए, लेकिन मोल और वॉल्यूम का रेशो दोनों केसेस में, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, वो सेम आएगा। तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड अगर आप स्मॉल अमाउंट में लेते हैं या इक्विलिब्रियम में स्मॉल अमाउंट में मौजूद है या लार्ज अमाउंट में, मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यूज की कांस्टेंट होंगी। तो चूंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स ही रहती है, ख्वाह वो स्मॉल अमाउंट में हो या लार्ज, तो जब मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो वो रेट को भी इफेक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से लॉ ऑफ मास एक्शन से एक्सक्लूड करने के लिए हम प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के एक्टिव मास को 1 कंसिडर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी हमारे पास प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, तो इसका एक्टिव मास यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिख ले तो 1 का कोई फायदा नहीं है, मतलब वो केसी को इफेक्ट नहीं कर सकता, तो ये खुद यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। सो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड 1 होता है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर 1 लगाएं या ना लगाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वजह से प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को, यानी मतलब जिस रिएक्शन में आपको सबस्क्रिप्ट में एल लिखा होगा नजर आएगा या ए क्यों यानी एक्वस, तो इस सॉरी एल नजर आएगा तो मतलब ये लिक्विड है, या एस नजर आएगा तो मतलब ये सॉलिड है, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर कंसिडर नहीं करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर आपने किन को कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ जो गैसेस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट डिसॉल्व फॉर्म में यानी सॉल्यूशन की शक्ल में, ठीक है जी। तो हमारे पास ये 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। सो हम इनके दरमियान रिलेशनशिप भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद एग्जांपल्स है, लेकिन चूंकि आज के लेक्चर के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है, तो इंशाल्लाह ये जो एग्जांपल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो चूंकि मैं सारे स्टूडेंट्स को तो एंटरटेन नहीं कर सकता, वो मुश्किल है मेरे लिए सबको क्वेश्चन आंसर देना व्हाट्सएप पे, लेकिन ये सब कंसर्न टीचर जो आपका लोगों का क्लास टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये जो लेक्चर वो आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अगर उनको कोई मतलब आप लोग को कोई मसला हो तो आप अपने कंसर्न टीचर के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब जो सेक्शंस है उनके स्टूडेंट्स को आंसर कर सकूं, तो मैं सिर्फ अपने क्लास को आंसर करूंगा, ठीक है जी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।